एक बिल्ली। बीस मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जैसे ही इस शिक्षक ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और उसे बैक कर घर जाने की कोशिश की, लोहे का सरिया लेकर एक शख्स वहां पहुंच गया और शिक्षक पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। लोहे का सरिया लगते ही शिक्षक दर्द से बेहाल हो उठे और पूरी ताकत से स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हो गए। एक शिक्षक पर हमले की तस्वीरें करौली की हैं। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर के रहने वाले शिक्षक आशीष शर्मा बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं और मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 बजे जब वो स्कूल से घर जाने के लिए बाहर निकले तो दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। एक बदमाश के हाथ में लोहे का सरिया था और उसी से उसने शिक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक के हाथ में गंभीर चोट आई है और उन्होंने इसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ये जानकारी भी मिली है कि इस शिक्षक पर पहले भी इस तरह से हमले हो चुके हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। मंगलवार की रात जयपुर रेंज के आईजी हवा सिंह घुमरिया ने अलवर के बड़ौदा मेव थाना के उस इलाके का दौरा किया जहां कुछ दिन पहले एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरे के दौरान आईजी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमन लाल मीणा, लक्ष्मणगढ़ डीएसपी राजेश शर्मा, बड़ौदा मेव थाना अधिकारी भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि आईजी ने महज वारदात वाली जगह का दौरा किया और वो मृतक के गाँव नहीं गए बल्कि पीड़ित परिवार के लोगों को थाने बुलाकर वहीं उनसे पूछताछ की। अपने दौरे के दौरान आईजी ने मौके वारदात के आसपास के लोगों से भी उस वारदात के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से एक बच्ची को टक्कर लगने के बाद बच्ची के परिवार के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार योगेश को बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मैं कोई अंतिम निष्कर्ष तो अभी नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ चल रही है मेरे ख्याल में उस तरह का घटनाक्रम नहीं है, लेकिन हर एंगल से तथ्यों के आधार पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और निश्चित तौर पे जैसी भी सूरत आएगी जो घटनाक्रम है उसी के अनुरूप हम आगे एक्शन लेंगे उसमें। दौसा में पिछले 7 दिन से चल रहे अनोखे आंदोलन का ये क्लाइमैक्स है। 7 दिन बाद जनता के आंदोलन से परेशान जनप्रतिनिधियों की नींद खुली, लेकिन जिम्मेदारी निभाने और शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जगह उसी जनता को कटघरे में खड़ा करने लगे जिन्होंने इन्हें जीत दिलाकर इस पद पर बिठाया। शहर को गंदगी का ढेर बनने के बाद जब पब्लिक सड़क पर उतरी तो उसकी काट के तौर पर पार्षदों का समूह भी नारेबाजी करने सड़क पर उतरा। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पार्षदों ने बहाना भी ढूंढ निकाला है। हमने ये तय किया है हमारे सभापति ने कि इनका जो वेतन है उनको हम दिला रहे हैं। ठेकेदार वो जिम्मेदारी तो ले, कोई किसको वेतन दिया जाए, जिस ठेकेदार को, जो गुलाब ठेकेदार है जो उसको बुला करके कहा भाई आप जिम्मेदारी लो। ये दौसा की रसोई ये क्या बीमारी है, कौन है ये? हमारी एक ही मांग है, स्वच्छ दौसा। स्वच्छता की मांग को लेकर ये जन आंदोलन चल रहा है। पानी अनमोल है, लेकिन यहाँ पानी का कोई मोल नहीं है। पिछले 15 दिनों से झुंझुनू के करबला मस्जिद के पास जलदाय विभाग की अनदेखी की वजह से रोजाना हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। दरअसल जलदाय विभाग की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से सारा पानी बेकार जा रहा है और उधर पाइपलाइन टूटने की वजह से दूसरे इलाके के लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से यहाँ पानी की बर्बादी हो रही है। कई बार इसे लेकर जलदाय विभाग को खबर भी दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। आज 15 दिन हो गए, इतना पानी निकल रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। वाटर बॉक्स में जाते तो वो लोग कहते हैं कि गड्ढा खोदो। गड्ढा हमारा काम है क्या? गड्ढा देखो कितना, कम से कम 5000 लीटर रोज पानी बह रहा है। वाटर वर्क्स का पानी का पाइप टूटा हुआ है और इसके लिए हमने 3 बार कंप्लेंट कर दी, नहीं तो कोई पार्षद सुनवाई करता है, नहीं वाटर वर्क्स वाले। और अभी आप ये देखो कि ये पानी कैसे जा रहा है,
इतना ज़्यादा पानी बह रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है कि पूछो मत। जैसलमेर और आसपास के इलाकों में मंगलवार की शाम बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बुधवार की अहले सुबह तक जारी रहा। बारिश से पहले जैसलमेर के आसमान में बादलों ने खूब धमाल मचाया। आसमान में बिजली इस कदर कड़क रही थी मानो आतिशबाजी हो रही हो। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से जैसलमेर के लोग कुछ देर तक दहल उठे। तेज हवा और बादलों के इस आक्रामक तेवर की वजह से शहर की बत्ती भी गुल हो गई। इसके बाद बारिश का जो दौर शुरू हुआ उससे जैसलमेर के साथ आसपास के इलाके तरबतर हो गए। शहरों में कई जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहर की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। इस बारिश की वजह से जैसलमेर के कई तालाब लबालब भर गए हैं और इसकी वजह से पशुपालकों से लेकर किसानों तक के चेहरे खिल गए हैं। दौसा में फलों के बाग में पेड़ पौधों का निरीक्षण करते हुए ये कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरजीराम चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड विजिट के दौरान कालाखो, रेठा, मानपुर, सिकराय समेत कई गांवों में जाकर न केवल यहां की खेती के बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि गांवों के किसानों को फार्म पॉन्ड से लेकर किसान सेवा केंद्र और खरीफ की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के तरीके के साथ साथ जैविक खेती पर भी जानकारी साझा की। संयुक्त निदेशक ने लोगों को फार्म पॉन्ड के निर्माण की जानकारी दी और कहा कि 1200 घन मीटर आकार के पॉन्ड में 12 लाख लीटर पानी भरता है, जिससे साल भर तक खेतों की सिंचाई हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। इसमें जो आप देख रहे हो, इस फार्म पॉन्ड में करीब 13 लाख लीटर के आसपास जल इकट्ठा हो रखा है और ये पूरा भरा हुआ है। इस तरह से किसान भाइयों से सलाह दी जाती है कि आप भी जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे फार्म पॉन्ड बनाए और वर्षा के जल को इकट्ठा करके और जब जरूरत पड़े उस टाइम जो है फसल को सिंचाई करे। ये तस्वीरें किसी मोबाइल मार्केट की नहीं बल्कि दौसा एसपी ऑफिस की है, जहां 25 लाख रुपए कीमत के अलग अलग 180 मोबाइल फोन रखे गए हैं। ये मोबाइल फोन कभी गलती से खो गए या चोरी हो गए थे। आज जिला स्पेशल टीम और साइबर टीम के कमाल की वजह से पुलिस के पास है। मोबाइल खोया था बांदी हुई में और 7 महीने हो गए उसको, लेकिन 1 महीने बाद ही इन्होंने ढूंढ के, मतलब इन पुलिस प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी रही, तो 1 महीने के अंदर मेरा मोबाइल मुझे प्रोवाइड करवा दिया। बहुत अच्छा, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एसपी सर को भी और अजय परिवार जी को, जो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मोबाइल दिलाने में। मेरी पुलिस मेरा अभिमान के तहत पुलिस ने इनके मालिकों को एसपी ऑफिस बुलाया और जांच पड़ताल के बाद उनकी अमानत उन्हें सौंप दी। एसपी अनिल बेनीवाल ने खुद अपने हाथों से ये मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाए। विभिन्न थानों में फोन्स की जो कंप्लेंट्स थी, किसी के गुमशुदा की थी, किसी की चोरी की थी, उसके ऊपर एक पूरी टीम लगा के हमने कार्रवाई की और लगभग 180 फोनों को हमने रिकवर किया है। अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी के तहत अलवर नगर परिषद में एक कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नगर परिषद प्रांगण में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान की तैयारियों के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसके लिए एईएन मुकेश तिवारी, एईएन राजकुमार सैनी और वरिष्ठ लिपिक हरीश जांगीर से लोग जानकारी ले सकते हैं। नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि अब तक स्टेट ग्रांट एक्ट 69/1 के तहत 1000 फार्म नगर परिषद ने बेचे हैं, जिसको ई मित्र और नगर परिषद में ऑनलाइन भरकर जमा कराना होगा। इस अभियान के तहत NUML और स्ट्रीट वेंडर्स को इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत 50,000 तक का लोन नगर परिषद की ओर से दिया जाएगा। साथ ही पेंशन मामलों की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, इस अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से सड़क नाली सफाई आदि के लिए टेंडर भी दिए जाएंगे। अभी तक जो है स्टेट ग्रांट एक्ट और 69A है, करीबन 1000 फार्म है जो यहाँ के लोग लेके गए हैं। उन फार्मों को हम भरवा करके वो सभी नगर मित्रों के माध्यम से भर के नगर परिषद में आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदनों की जांच करके फिर उन्हीं को पट्टे देने की कार्रवाई की जाएगी। कोटा के रहने वाले निशान सिंह हांडा, जो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर NIT में पढ़ाते हैं, उन्हें एक अमेरिकी कंपनी ने सालाना 1.51 करोड़ का पैकेज ऑफर किया है।
कोटा के बोरखेड़ा के निशांत सिंह इस वक्त कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के डुअल डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में हैं। इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने अमेरिकी कंपनी के साथ इंटर्नशिप की थी, जिसके बाद कंपनी ने प्री प्लेसमेंट जॉब कंफर्म कर दिया। इस कंफर्मेशन में पहले 5 राउंड में उनके इंटरव्यू और टेस्ट हुए थे। निशांत का कहना है कि पहले उन्हें लंदन ऑफिस के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उनका सपना न्यूयॉर्क जाने का था, लिहाजा उन्होंने कंपनी के साथ बात की और फिर उनका सिलेक्शन न्यूयॉर्क के लिए हो गया। ऑफिस में मेरी इंटर्नशिप लगी थी, वहाँ पे मैंने करीब 2 महीने काम किया इस समर्स में। उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे पीपीओ ऑफ़र किया, तो ऑफ़र वाज फॉर लंदन। उसके बाद बचपन में सपना था कि यूएस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो थोड़ी और नेगोशिएशन की करीबन 1-2 महीना, उसके बाद जाके ये न्यूयॉर्क का ऑफ़र मिला है। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में कुर्जा पक्षियों के पहले जत्थे ने खेतौलाई, रामदेवरा, ओढ़ानिया और चाचा गांव के पास स्थित तालाबों पर दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि प्रवासी पक्षी कुर्जा पानी के आसपास खुले मैदान और समतल जमीन पर ही अपना अस्थायी डेरा डालकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन वैसे तो मोतिया घास होती है, लेकिन ये पानी के पास पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं। कुर्जा एक खूबसूरत पक्षी है जो सर्दियों से पहले मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से हिमालय को पार कर राजस्थान के अलग अलग इलाके में आते हैं और करीब 6 महीने तक यहीं वक्त बिताते हैं। शीतकालीन प्रवास के लिए कुर्जा पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। इस बार कोरोना के चलते पर्यावरण का संतुलन ठीक रहा है, जिससे इस बार बड़ी तादाद में कुर्जा पक्षी ने जैसलमेर की ओर रुख किया है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह शुभ संदेश है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 5 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी अमेरिका के दौरे पर गए हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पहली बार मुलाकात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 23 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। 24 सितंबर को ही बाइडेन क्वाड देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हिस्सा लेंगे। वैसे तो ये असैन्य संगठन है, लेकिन हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों और विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए इन 4 देशों का साथ आना बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वाड की मीटिंग में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। इनमें नई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इस मीटिंग में चीन के रवैये को लेकर किसी कारगर रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि क्वाड देशों के लिए चीन साझा चुनौती पेश कर रहा है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के जिन शहरों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, उनमें पश्चिम मेदिनीपुर और कोलकाता भी शामिल है। यहाँ इस कदर बारिश हुई कि कई इलाकों की सूरत ही बिगड़ गई। कोलकाता के वो इलाके जहां सड़कों पर भीड़ होती थी, गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, उन पर पानी का ऐसा कब्जा हुआ कि लोगों का पैदल तक चलना भी मुश्किल हो गया। कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में 3 से 4 फीट तक बारिश का पानी भरने से ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाए, और जो लोग जरूरी काम से बाहर निकले भी वो पानी भरी सड़कों पर जूझते दिखे। बारिश की वजह से दुकान, मकान और सड़कें सब पानी में डूबी नजर आईं। लेकिन कोलकाता के ही न्यू टाउन इलाके में तो कुछ लोग इस मुसीबत के बीच वहां से गुजरने वाली एक सड़क पर मछलियां पकड़ते दिखे। बताया गया है कि ये मछलियां पास के एक तालाब के पानी के साथ बहकर सड़क पर आ गईं। पश्चिम मेदिनीपुर में भी नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा दी है। खेत खलियान तो डूबे ही डूबे, लोगों के मकान और दुकान भी इस बारिश से बच नहीं पाए। वहां की सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चलने लगी। बताया गया है कि बाढ़ के पानी की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर के 20 से ज्यादा गाँवों का संपर्क शहर से टूट गया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ नदी में बड़े पानी को पार करना 2 बाइक सवारों को महंगा पड़ गया। एक वीडियो में वो लोग नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करते दिखाई दिए और यही कोशिश उनकी जान के लिए मुसीबत बन गई। जैसे ही वो पुल पर उतरे, उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। इसके बाद पहले आदमी ने उसे ढकेलना शुरू किया तो दूसरा भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ते ही दोनों अलग एक झटके में इस उफनती नदी में बह गए।
इसके बाद तो उन दोनों को देख पाना तक मुश्किल हो गया। हालांकि दावा किया गया कि उन लोगों ने आगे मौजूद एक पेड़ को पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल इस बहाव के आगे नहीं टिक पाई और नदी में कहीं गायब हो गई। गुजरात के वडोदरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां की मशहूर बिल्डिंग लक्ष्मी निवास पैलेस में मगरमच्छ घुस गया। बताया गया है कि इसी बिल्डिंग में गायकवाड़ राजघराने के लोग रहते हैं। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और फौरन उस मगरमच्छ को बाहर निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई। इसके लिए वन विभाग की एक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मगरमच्छ को काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। राजमहल के अंदर ही मगर बैठा हुआ था। सिक्योरिटी ने देखा तो उन्हें तुरंत ही हमको मैसेज किया। राजमहल में घुसे इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के लोगों ने एक रस्सी का फंदा बनाया और डंडे की मदद से उसके मुंह की तरफ से बांध दिया। हालांकि इस कोशिश में अंधेरा आड़े आया, पर उन लोगों ने टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। नीचे एक वक्त तो ऐसा आया जब मगरमच्छ को संभालना मुश्किल हो गया। वो जैसे ही बेकाबू हुआ, दोनों वन कर्मी अपनी जान बचाने में जुट गए। उनमें से एक जहां सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया तो दूसरा पास रखे जाल के दूसरी तरफ चला गया, ताकि मगरमच्छ उनका शिकार न कर पाए। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार वो लोग मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बेंगलुरु से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक फ्लैट में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि गैस लीक होने की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते पूरे फ्लैट को अपनी जद में ले लिया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिनमें से किसी ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल विभाग के लोग फौरन आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन तब तक उसमें मौजूद 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। Exact reason would be known only after the complete investigation. However, on prima facie, as the information has been received in the control room, it looks like it's due to domestic gas cylinder accident. इस हादसे ने आसपास के घरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। एक घर की बालकनी में तो एक महिला फंसी दिखाई दी, जिसके घर तक आग की लपटें पहुंच चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ से इसे बुझाने में जुटे लोगों का काम लगातार जारी रहा। कई किलोमीटर दूर से दिख रही आग से इतना धुआं निकला कि सारा आसमान इससे भर गया। आग की लपटों की वजह से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह काला पड़ गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक चलती कार पर पेड़ आ गिरा, जिससे इलाके के लोग घबरा गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उस कार से पेड़ को हटाने की कोशिशें शुरू हो गईं, जिसके लिए बचाव दल घटना की जगह पर पहुंचा और कार पर गिरी पेड़ की भारी भरकम टहनी को हटाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए एक मशीन की मदद ली गई, जिससे उस टहनी को पेड़ से अलग करके नीचे गिराया गया। वो टहनी इतनी भारी थी कि उसे हटाने में बचाव दल के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। इस हादसे में कार का अगला शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े ड्राइवर सीट पर बिखरे मिले। हालांकि कार चलाने वाला शख्स सुरक्षित रहा, जिससे वहां पहुंची पुलिस ने जानकारी ली और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ कैसे। बिहार के बांका जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रोपवे का उद्घाटन किया। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार ने वहां कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्हीं प्रोजेक्टों में से एक है ये रोपवे। इस रोपवे का उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और उन्होंने ही बटन दबाकर इस सेवा की शुरुआत भी की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ रोपवे के जरिए मंदार हिल तक का सफर तय किया। साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी अधिकारियों से ली। जो काम किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो अपना किया है। हम थोड़ी देर में मुख्यमंत्री को सीधे लाइव जोड़ेंगे और हमारे यहाँ पर तो नहीं देखे, ये देख करके मुझको बहुत अच्छा लगा। वो भी और ज्यादा बहुत ज्यादा संभावना है पर्यटन। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस रोपवे के अलावा वहां करीब 18 एकड़ में बनने वाले एक बायोडायवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने एक झील में नाव के जरिए सैर भी की। इस दौरान राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी उनके साथ मौजूद रहे। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस से पहले एक एयर शो की रिहर्सल की। चंडीगढ़ में पहली बार सुखना लेक पर शाम को इस तरह का एयर शो होगा, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सुखना लेक पर चिनूक हेलीकॉप्टर और रफाल विमान समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराता नजर आया।
वो पानी के बेहद करीब पहुंचकर वहां से बादलों के बीच लौट गया। इसी तरह रफाल ने भी एयर शो की रिहर्सल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो गोली की तरह पल भर में सबकी नजरों से ओझल भी हो गया। एयर शो से पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में रिहर्सल की। बताया जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचेंगे। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है और ऐसा न होने तक सारे काम बंद करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मेलबर्न शहर के तकरीबन सारे रास्ते जाम कर दिए। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, जिनके हाथ में मशालें भी नजर आईं। वहां शहर के आसपास के कई इलाकों से मजदूर पहुंचे थे। कुछ लोग तो रैली में शामिल होने के लिए ट्रक में बैठकर प्रदर्शन की जगह तक आए। विरोध जता रहे लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने वैक्सीन लगवाने की हिदायत तो दी ही, साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई। Some people have in the community spreading lies, misinformation and lies about the vaccine. देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन में इतने लोग जुट गए कि संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर मजदूरों का हुजूम नजर आया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस की कई टुकड़ियां भी तैनात करनी पड़ी। कुछ पुलिस वाले तो इस रैली के साथ ही चलते रहे ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन भीड़ पर काबू पाया जा सके। भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 60 शरणार्थियों को बचा लिया गया है। ये लोग छोटी नावों के जरिए लीबिया से भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उनकी नाव का इंजन बंद हो गया और ये लोग बीच समंदर में ही फंस गए। तेज लहरों के बीच उनकी नाव डूबने लगी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी और वहां मौजूद एक जहाज पर कुछ लोगों की उन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव दल के लोग छोटी नाव से उनके पास पहुंचे और मदद का काम शुरू किया। इस नाव में 54 शरणार्थी सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नाव का इंजन बंद होने की वजह से वो कभी भी डूब सकती थी। ऐसे में पहले सभी को लाइफ जैकेट दी गई। इसके बाद सभी को एक एक कर एक बड़े जहाज में पहुंचाया गया। बचाव का काम रात के अंधेरे में भी जारी रहा। एक दूसरी नाव में सवार 6 लोगों को भी इसी तरह बाहर निकाला गया। ये सभी लीबिया, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, माली और सोमालिया जैसे अफ्रीकी देशों के लोग थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप के लिए निकले थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करने का वीडियो भी